जय हिंद दोस्तों। आज हम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी घटना चक्र पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। इसमें हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पशुपालन व कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहीं से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और नवीनतम साक्ष्य के आधार पर पूछेगा तो दोस्तों इसका आंसर लोहरादेव होगा, जो कि यूपी में है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो यह ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका का स्थल स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। दोस्तों यहाँ मिलान करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपके एग्जामिनर है वह क्वेश्चन को क्या किया, इजी बनाया है। एक ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे चिरांद, जिसका आंसर क्या है? बिहार होगा, यानी कि बी का क्या होगा? बी का दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही है जो इसमें बी का 4 दिया हुआ है, इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके अन्य ऑप्शन को देखते हैं। उतनूर तेलंगाना में स्थित है, चिरांद बिहार में स्थित है, गुफकराल कश्मीर में और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यहाँ मिलान करने के लिए दिया है ताम्रयुगीन स्थल और किस नदी के किनारे स्थित है। तो आहार पता है आपको, आहार किस नदी के तट पे है? बनास नदी के तट पे, यानी ए का क्या होगा? ए का होगा 4 और ए का 4 ऑप्शन नंबर सी एकलौता है जिसमें दिया हुआ है, इस प्रकार उसका ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आइए अन्य इसमें ऑप्शन को देखते हैं। आहार बनास नदी के तट पर, क से कहता क से काली सिंध नदी के तट पर, स्वाल्दा ताप्ती नदी के तट पर और मालवा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अब नए चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता और संस्कृति जिसका नाम है, इसके हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो वह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर दोस्तों इस घटना चक्र में ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ए। बीपीएससी ने इसको ए ही माना है। चलिए आगे देखते हैं। किस स्थल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह कौन है? लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में स्थित है? अभी हमने बताया दोस्तों इसका गुजरात में कौन सा स्थल है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता कौन है? बताए दोस्तों। आपको लग रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं, इससे भी प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता या इराक की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो इसका आंसर होगा घोड़ा। उनको घोड़ा के बारे में पता नहीं था। निम्न में से कौन सा स्थल टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका आंसर इस घटना चक्र में ई दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर बनावली होगा। बीपीएससी ने इसे ए ही माना है। निम्न में से कौन सा नगर से जूते हुए खेतों का निशान प्राप्त हुआ है? यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा राजस्थान से।
निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यह स्मिथ जो थे वह नहीं थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित कौन थे? तो बनर्जी थे, दीक्षित थे और वत्स थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तने में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का। ये क्वेश्चन दोस्तों आज के समय में इम्पोर्टेंट नहीं है, यह करेंट अफेयर का था, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आए नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वैदिक काल। वैदिक काल में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन ऋग वैदिक युग की महिलाएं से संबंधित नहीं है? दोस्तों यह बहुत पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और बीपीएससी ने अभी हाल ही के एग्जाम में 2025 में इसके पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, गार्गी, जो कि संबंधित नहीं है ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल से संबंधित महिलाएं कौन कौन है? तो है घोषा, अपाला और विश्वासरा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीनतम मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी कौन थी? राजगिरी या राजगीर। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो वह था मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी था। सोम कौन सा मंडल के लिए समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद के कौन सा मंडल, 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो अभी हम लोग पढ़ा दोस्तों सोम। देखिए दोस्तों बीपीएससी ने इसको रिपीट क्वेश्चन किया, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहें। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रा मंडल से लिया गया है, और जो सूर्य या सावित्री को समर्पित है। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई? तो यह धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत चैलेंजिंग है। देखिए वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी इस उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रयोग होने लगा या खोज हुआ। इसका आंसर क्या होगा? इसमें 1000 ईसा पूर्व, यानी इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। बोगज कोई किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से अभिलेखों से वैदिक देवताओं का क्या हुआ है? नाम मिला है। भारतीय वैदिक देवताओं का नाम मिला है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए आप ध्यान से देखते हुए पढ़ते रहें। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड पर नैतिकता पर जोर दिया गया है? तो यह उपनिषद। दोस्तों यह यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या उपनिषद में नैतिकता का वर्णन नहीं है? तो वर्णन है, इसलिए आंसर इसका गलत हुआ स्टेटमेंट। देखिए बीपीएससी ट्री में भी पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग बौद्ध धर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हुए रहिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों यह सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित
क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मिलान करना है। जन्म, अभी हमने आपको बताया कि जन्म महात्मा बुद्ध को लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति अपने बिहार बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और निधन कुशीनगर में हुआ था। यानी इसका आंसर सी है। कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वह बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। महात्मा बुद्ध के शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीत हुआ था जो कि राजगीर में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। यानी महान आदमी ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करा सकता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आगे पूछ ही दिया। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में तो चतुर्थ बौद्ध सभा था और यह कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजन किया था? तो यह किया था कनिष्क ने। देखिए दोस्तों, यह काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें। यह सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, अन्य एग्जामों में भी रिपीट किया हुआ है। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो अशोक के शासन काल में यह पाटलिपुत्रा उसकी राजधानी में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुआ था। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध और हीनयान बौद्ध के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? यानी हीनयान और महायान के बीच मूल अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा करना। दोस्तों, महायान जो है वह महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान दिया हुआ है, जबकि हीनयान ऐसे नहीं हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने कौन सी पीढ़ी की है? दोस्तों, इस घटना चक्र में इसका आंसर इनमें कोई नहीं दे रहा है, जबकि गूगल ने इसका 5वीं पीढ़ी बता रहा है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। तो यह भारत की यात्रा सुंगयुंग जो था वह चीनी यात्री, ये याद रखें। और सुंगयुंग जो था वह 515 से 520 ईसा पूर्व के आसपास यात्रा किया था। यानी यह पूरा एग्जैक्ट देखें तो 518 ईस्वी में भारत आया था। महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। वे शिक्षक जिसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार्म कलाम थे और दूसरा रुद्रक रामपुत्र। सांख्य दर्शन पूछेगा दोस्तों कि सांख्य दर्शन का ज्ञान महात्मा बुद्ध ने किससे लिया था? तो अलार्म कलाम से लिया था महात्मा बुद्ध ने। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यह आत्मदमन। दोस्तों, जैन धर्म जो है वह आत्मदमन पे ज़्यादा जोर देता है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता है।
यही इन दोनों के बीच मूल अंतर है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति का केंद्र था। तो यह सबको पता है कि बौद्ध धर्म के कारण नालंदा विश्वविद्यालय फेमस था। अब आए जैन धर्म में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो था वह वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए देखिए कब हुआ था। तो यहाँ पे वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। दोस्तों बहन याद रखना है। तथा पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के प्रधान थे और बड़े भाई नंदीवर्धन थे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली उनके दामाद थे। उनकी बेटी भी थी दोस्तों जिसका नाम प्रियदर्शना था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ हुआ था? तो वह पावापुरी में उनका मोक्ष प्राप्त हुआ था जो नालंदा जिला में स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर फिर से रिपीट किया क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसका आंसर फिर से पावापुरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो क्या होगा? 14 पूर्वा। इसका आंसर सी होगा। 14 पूर्वा का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। दोस्तों जिसमें भी सूत्र लगा हो वह भी क्या है? जैन धर्म की पुस्तक है। यह ध्यान में रख सकते हैं। त्रिरत्न यानी कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है? यह तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोकलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय जो है नियतिवाद है, नियतिवाद में विश्वास रखता है। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। और इसी में ही दोस्तों 12 अंगों का संकलन किया गया। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और पाटलिपुत्रा में इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और 12 अंगों का संकलन किया गया यहीं पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। राजा खारवेल का जो झुकाव था वह जैन धर्म के प्रति था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य यानी कि जैन धर्म में पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा गया है? तो कैवल्य। तो कैवल्य प्राप्त हुआ था कहाँ पर? जुम्बिक ग्राम में। 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान जो थे महावीर को प्राप्त हुआ। अब आए दोस्तों शैव भागवत धर्म में। भागवत संप्रदाय का विकास किसकी देन है? तो यह गुप्तों की है। नामपंथियों, सिद्धों व योगियों ने बौद्ध धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो यह लोकप्रिय कहाँ बनाया था? उत्तर भारत की ओर। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर। 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? इस संस्थापक अजातशत्रु थे। और इसका राजधानी जो बनाया था वह आपका उदयन ने बनाया था। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो इस अनुसार आप आंसर लगा सकते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? उदयन होगा। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर राजधानी पूछ रहा है। राजधानी बनाया था उदयन, लेकिन पाटलिपुत्रा का संस्थापक पूछेगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाता। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? देखिए बसाया था तो कौन बसाया था? अजातशत्रु ने बसाया था, गंगा और सोन नदी के तट पे।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में राजधानी कौन बनाया था? तो उदय ने बनाया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र मगध कहलाता था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया मगध को, तो इसका आंसर ई होगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का विकास शुरू हुआ। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। दोस्तों महाजन पद और राजधानियां दिया हुआ है, जिसको मिलान करना है। तो हम लोगों को पता है कि अंग की राजधानी क्या था? चंपा, यानी कि बी का 3 होगा। बी का 3 होगा, यानी डी हो सकता है या ए हो सकता है। और इसमें एक और मिला सकते हैं, गंधार। गंधार का क्या होगा? तक्षशिला। सी का 1 होगा। सी का 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। दोस्तों आइए इसको अन्य ऑप्शन की ओर ध्यान दिए। मल का कुशीनारा, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ था? तो यह वैशाली में स्थित था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र नहीं, राजगिरी था। प्राचीन मगध की राजधानी कौन सी थी? तो क्या होगा? ई होगा। मगध का राजधानी क्या था? राजगिरी या राजगीर था। अजातशत्रु किस वंश का था? तो अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किया गया है। प्रद्योत कहाँ के शासक थे? तो चंद प्रद्योत, जिनका पूरा नाम था, वे अवंती के शासक थे। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जो था वह जीवक था। नंद वंश के पश्चात कौन से मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। हसीन, ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हसीन, मशूक, शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से सु से शुंग वंश और क से कौनव वंश, स से सातवाहन वंश। यानी इसमें पूछा है कि नंद वंश के बाद, तो नंद वंश के बाद कौन सा आया था? यहाँ पे है मौर्य वंश। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है वह चेदी वंश से भी है और महामेघ वाहन वंश से भी है। तो इसका आंसर ई होगा। आप याद रखिएगा, चेदी वंश बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके विजय का वर्णन है? तो यह वर्णन इसमें खारवेल का है। यह सीडीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंग जनपद की राजधानी क्या था? अंग की राजधानी क्या है? चंपा। आइए यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से कौन से मगध राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद था। और इस घनानंद को ही मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। आइए अब मौर्य साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं। सेंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वह विलियम जोन्स ने किया था। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। यह लेटेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजा ने दक्कन की विजय, दक्कन यानी कि दक्षिण भारत की विजय, और दक्षिण भारत की विजय दोस्तों चंद्रगुप्त ने ही किया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी होगा। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का दूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह क्या था, यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। राजा, मंत्री, जनपद, किला, धन, सेना, मित्र। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो पाटलिपुत्रा के प्रशासक का वर्णन किसमें मिलेगा, इंडिका में मिलेगा। दोस्तों इसमें मिलान करने के लिए संबंधित घटना और व्यक्ति दिया हुआ है। तो चोलगंगम झील, चोलगंगम झील कौन बनाया था, तो एक आंसर क्या होगा 3। ध महामात्र की नियुक्ति जैसे कि आपको पता है कि अशोक ने किया था। प्रयाग में सभा का आयोजन हर्षवर्धन द्वारा किया गया और सुदर्शन झील जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया, यानी इसका आंसर ए होगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यानी पश्चिम क्षेत्र में भी था, इसका कहाँ से प्राप्त होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है साक्ष्य। किस अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो कलिंग विजय का वर्णन दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। इस आधार पे इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट अशोक किसमें घोषित करता है, तो भाब्रू अभिलेख में यह मगध का सम्राट घोषित करता है। रुमनदेही अभिलेख से क्या मिलता है दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध के जीवन का साक्ष्य मिलता है। यह भी किसका था, अशोक का ही था। अशोक के धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, तो राजा के प्रति वफादारी है, धार्मिक सहनशीलता है, शांति, अहिंसा पे अशोक ने जैसे कि पता है कि जोर दिया था। इस आधार पर ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अशोक को क्या जानते हैं, प्रियदर्शी, अशोक प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा पूछा है, तो भाषा क्या होगा, प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। अशोक के स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया अशोक, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर, देखिए दोस्तों आप लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं, दाएं से बाएं ओर यानी दाहिना हाथ, दाहिना से ख से खाना, ख से खरोष्टी, दाहिना से खाना खाते हैं लोग, यानी खरोष्टी। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसमें बीच बीच में आपको ट्रिक भी बताया जाएगा जहां आप गड़बड़ाइएगा। फिर देखिए दोस्तों यह पूछ दिया, फिर दोबारा रिपीट क्वेश्चन किया कि दाएं से बाएं कौन सी लिपि, तो खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेखों के पहली बार किसने पढ़ा था, यानी पहली बार पढ़ा कौन, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सबसे पहले विकुटन किसने किया, यूपीएससी भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जेम्स प्रिंसेप हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, जेम्स प्रिंसेप होंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था, तो राजधानी कौन बनाए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसके हत्या कौन कर दिया था, पुष्यमित शुंग ने कर दिया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है, तो यह रोमिला थापर जी का है। रोमिला थापर जी का यह है कि आर्थिक कारणों से पतन हुआ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में, तो मौर्य काल में तक्षशिला था। उस समय दोस्तों नालंदा बना हुई नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा,
सी होगा। मर्योत्तर काल, दोस्तों यहाँ पे मर्योत्तर काल में आ गए और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राजवंशों को कालानुक्रम में सजाना है। आप लोगों को हम इसके पहले ट्रिक बताए थे, इसी आधार पे आप बताइए हसीन मशूक शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? हसीन म, पहले मौर्य वंश आएगा, फिर सुंग वंश आएगा, फिर कौनव वंश आएगा और उसके बाद कुषाण वंश आएगा। इस आधार पे इसका आंसर ए होगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क जो जावा सुमात्रा तक था और यह ताम्रपत्र लेख से प्राप्त होता है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बिहार की स्थापना के रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की? तो वह बालपुत्र देव थे। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने के लिए फिर से। तो प्रतिष्ठान गिरनार, तो गिरनार कहाँ पे लगा सकते हैं? गुजरात। तो यहाँ पे सी का आंसर क्या होगा? 2। सी का आंसर 2। सी का 2 एक ही ऑप्शन में है, बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए कर्ण सुवर्ण जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल जिले में स्थित है, और प्राग ज्योतिषपुर कामरूप दोनों ही जो है असम में स्थित है। गिरनार जो है वह कहाँ पे है? वह गुजरात में स्थित है, और प्रतिष्ठान जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरी सदी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन इसका कौन सा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इनमें से कौन सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो बीम कार्डिफिसस ने स्वर्ण मुद्रा को चलाया था। पूर्व गुप्त काल के शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या 100 से 6 और 100 से सातवाहन। सुंग वंश के बाद कौन से वंश आया था? तो हम आपको दोस्तों ट्रिक 2 बार बता चुके हैं, ध्यान में रखिए। इसका क्या होगा? कौनव वंश। अब आए हम लोग गुप्त और गुप्तोत्तर युग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इसमें बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके प्राप्त किया था और उसके पत्नी से भी विवाह कर लिया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को पराजित कौन किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? तो हम अभी पढ़े कुमार गुप्त, यानी कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना है, और कौटिल्य जो थे वह मौर्य साम्राज्य में थे, यानी कि इस आधार पर ऑप्शन हम छाड़ सकते हैं कि कौटिल्य इसका आंसर बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि इसका आंसर सी होगा। बारहवीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, सही है। फिर कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। हाँ दोस्तों, जो राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा।
फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? नहीं, फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, यानी आंसर ऑप्शन गलत है यह स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया है वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, यानी आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चीनी यात्री सुंग यून, सुंग यून जो था वह किसके कब आया था? तो यह 518 से 521 ईस्वी के आसपास आया था, यानी इसका आंसर ई होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन दोस्तों यह गुप्त काल से होने लगा था, गुप्त काल से। इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? दोस्तों इसका आंसर तो ई दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा ताम्रलिप्त, उत्तर भारत के लिए। और इसमें से ऑप्शन में जो था भरूच था, कैम्बे था, ये सब क्या था? तो दक्षिण भारत में भी था। बीपीएससी ने भी ही आंसर माना है। किस शासक वंश ने मंदिर और ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्तों ने दिया था ब्राह्मणों को, और मंदिर के निर्माण के लिए सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग था, और यह धर्मशास्त्रों में भी कितना था? सेम था, 1/6 था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई भूमि को अप्रहत कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अमरकोश के अनुसार भूमि, निम्न भूमि पर विचार करिए। तो उर्वरा, उर्वरा भूमि जो था वह क्या था? उपजाऊ भूमि था। मरुभूमि रेगिस्तान, सदाबला घास, और देवमातृका वर्षा से सिंचित, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन थे? इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेखक कौन थे? हरिसेन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय इक्ष्वाकुओं को कहा गया है पुराणों में। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था? तो हाँ, सही है यह। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा प्रवर सेन थे। और राजा प्रवर सेन का साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। ये भी स्टेटमेंट सही है। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, सही है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति, लेकिन वास्तविक पूछेगा तो राजा प्रवर। हुन राजा तोरमान किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित हुआ था? तोरमान जो था वह प्रकाश वर्धन वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुष्यभूति, वर्धन वंश का। इसी वर्धन वंश में कौन थे? तो हर्षवर्धन थे, जो प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू राजा के नाम से जाने जाते हैं। कवि बान निवासी थे। कवि बान कहाँ के निवासी थे? तो इसके लिए मतभेद है दोस्तों। कोई कहता है कि पाटलिपुत्रा, और कोई कहता है यूपी में, बताते हैं लोग। इसका आंसर डी होगा। हर्ष के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने आया था? ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। अभी ऊपर ट्रिक आप लोगों को बताया गया है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेनसांग ने कहाँ किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन था? सूती कपड़ों के लिए मथुरा फेमस था उस समय। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय कौन सा शासक असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन जो था वह हर्ष के समय असम पर शासन किया था।
7वीं सदी के अंत तक भारत के कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो राजा हर्ष थे। गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सा दर्शन सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो न्याय। और न्याय कौन है देंगे? तो गौतम देंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। इनमें से कौन पहली बार यह व्यवस्था दी थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट थे। निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों, इसमें आंसर इस घटना चक्र ने ई दिया है, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी ने सुश्रुत माना था। अब आए प्राचीन भारत के स्थापत्य कला में बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? तो किया गया तो आजीविकों के लिए। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण कौन कराया था दोस्तों? तो अशोक ने कराया था। बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? तो जहानाबाद में है। इस बराबर गुफा में 3 गो झोपड़ी था, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। नागार्जुन की गुफा पूछेगा तो नागार्जुन की गुफा को भी आजीविकों के लिए कौन दिया था? तो अशोक के पौत्र था दशरथ। दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन है, स्तूप, चैत्य व विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। खजुराहो के मंदिर का स्थापत्य कला निर्माण का सहयोगी कौन था? तो चंदेल। कला का गांधार शैली का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो कुषाणों के समय में। तो कुषाणों के समय में, कनिष्क के समय में यह हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम जो शैली थी वह मूर्ति किस शैली में बनी थी? इसका आंसर घटना चक्र ने ए माना है, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा? मथुरा शैली में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति बना हुआ है। झांसी के पास स्थित देवगढ़ और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह दोस्तों इसका आंसर बी होगा, गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष है। यह दोस्तों देखिए 2 बार रिपीट किया, 68वीं और 70वीं बीपीएससी एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहें। बोधिसत्व पद्मिनी का पेंटिंग स्थित है? तो यह अजंता में स्थित है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन विधवा दहन का यानी सती प्रथा का उल्लेख है? सती प्रथा का भानुगुप्त का एरियन अभिलेख। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो सहयोगी कौन थे? चंदेल। बड़ा बुदुर विश्व की सबसे अद्भुत स्तूप है। इस मूर्ति कला का शानदार उदाहरण है। तो यह भारत जावा कला का यह शानदार उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो यह आया था समुद्रगुप्त के पास। दक्षिण भारत के चालुक्य, चोल, पल्लव और संगम युगीन चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन से रहता है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। आइए जो थे वह चोलों किसके प्रारंभ में सामंत थे? तब पल्लवों के सामंत थे। चोल काल किसके लिए फेमस था? यह क्वेश्चन दोस्तों 72 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका आंसर ये होगा, ग्राम पंचायत के लिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि आपको पता है, चोली होगा। कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य ने बनाया था? किस वंश का और किस? देखिए 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो यह पल्लव शासकों ने बनाया और यह तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो
एकाम्बरेश्वर मंदिर स्थित है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो राजराज प्रथम। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। निम्न में से चेर राजवंश की राजधानी थी। चेर राजवंश की राजधानी क्या था? करूर या करियूर थी। और जो था पांड्य का मदुरै था और पल्लव का क्या था? कांचीपुरम था। इस प्रकार आप ऑप्शन को भी देख सकते हैं। निम्न राजवंशों का किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर, चोल, पांड्य का हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, कदम्ब। संगम युग में उरैयूर किस लिए फेमस था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उरैयूर। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण का द्वार क्या कहलाता था? तो गोपुरम कहलाता था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो चेरों ने स्थापित किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब दोस्तों प्राचीन साहित्य और साहित्यकार की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। लोग ध्यान से पढ़ते रहें। परमाणु सिद्धांत तो क्या होगा? वैशेषिक। कालिदास के कुमार संभवम में कौन सा पौराणिक चित्र किया गया? किसकी कहानी है? तो कुमार संभवम में यह है भगवान शिव और पार्वती के बेट सुपुत्र कार्तिकेय का वर्णन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। दोस्तों यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, देखिए बृहद संहिता, ब से बृहद संहिता, व से वरामिहिर। ए का क्या होगा? ए का होगा 4, ए का 4। फिर जाकर राज तरंगनी, कलहन का क्या है? राज तरंगनी। सी का 1, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। दोस्तों अन्य ऑप्शन की ओर ध्यान केंद्रित करें। बृहद संहिता तो वरामिहिर, मूसिका मसा, अतुला, राज तरंगिनी, कलहन और विक्रमांक देव चरित्र विल्हन। ब से विक्रमांक देव चरित्र, व से विल्हन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, पाणिनि का अष्टाध्यायी है और कामंदक नीतिसार है और कालिदास का कुमार संभवम है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर ए होगा। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगिनी। कलहन का क्या है? राज तरंगिनी कश्मीर के इतिहास के जानकारी से प्राप्त होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह किस विषय पर आधारित है? दोस्तों वह विदेश नीति, शासन का सिद्धांत अभ्यास, आर्थिक संबंध। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन ई होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर है? तो राजनीतिक केंद्र फोकस करता है। आंसर क्या है? बी। कूटनीतिक संबंध की जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। इसका अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उसके द्वारा लिखित रचनाओं को सही मिलान किस युग में किया गया है? तो महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन। यह ऑप्शन क्या है? बी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए आए देखें आगे इसका ऑप्शन। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम, अमुक्त मर्यादा कृष्ण देव राय,
सम रांगन सूत्रधार राजा भोज परमार वंश के थे। मानसोलास सोमेश्वर तृतीय। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसका लेखक अज्ञात है। अभी इसको पता ही नहीं है कि कौन लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? ई। पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है? चंद बरदाई ने लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं? तो चंद बरदाई। फिर देखिए सीडीपी में भी पूछा क्वेश्चन, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह आया नहीं है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम जो है वह महाकाव्य जो वह कालिदास ने लिखे हैं। किरातु जूनियम के लेखक कौन है? भारवी। किरातु जूनियम के लेखक भारवी। दोस्तों हम एक नए सीरीज फिर शुरू करेंगे जिसमें हम प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास के पुस्तकों की ओर फोकस करेंगे। उस स्रोतों का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो मिलिंद पन्हो जो था वो दोस्तों प्राचीन भारत के पर मौन था। हर चरित्र पुस्तक कौन लिखा है? तो बाण भट्ट ने लिखा है। मिलान करने के लिए दोस्तों दिया है यहाँ पे चरक, वह क्या थे? चरक चिकित्सक थे। तो इसका मिलान कर सकते हैं। तो विशाखा दत्त क्या थे? नाटककार थे, यानी इसका आंसर बी होगा। चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखा दत्त नाटककार। राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया? नीतिसार कामंद के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह अब एंशिएंट हिस्ट्री हमने पूरा ख़त्म कर लिया। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।